हेलो गाइस, अंकुर दिस साइड। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे एंड आप लोग अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एज वी नो कि बिहार बोर्ड एंड सीबीएसई क्लास 12 के एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट फैब एंड मार्च में हो जाने। ठीक है। सो आप लोग एग्जामिनेशन का तैयारी करते रहिए एंड साथ ही साथ वीडियो देखते रहिए। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है गवर्नमेंट बजट। ठीक है। सो आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट। एक्चुअली ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इवन मजा आएगा पढ़ने में। आज पता चलेगा बजट होता क्या है, गवर्नमेंट बजट कैसे बनाती है। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं बेसिकली कि बजट क्या होता है। ठीक है। तो बजट होता ये है कि बजट इज अ बजट इज अ estimation of revenue and expense over a specified future period of time। यानी तो बजट हुआ क्या, ये एक एस्टिमेट है रेवेन्यू एंड एक्सपेंस का। बजट बेसिकली है क्या, इट इज अ estimation of revenue and expense over a specified future period of time। यानी ये जो स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम है, ये एक महीना भी हो सकता है, एक साल भी हो सकता है। ठीक है। बेसिकली बेसिकली हम लोग जो घर में बनाते हैं बजट, जैसे सैलरी, पापा की सैलरी आने के बाद जो पापा घर में बजट बनाते हैं वो बेसिकली एक महीने के लिए होता है। बट जो गवर्नमेंट बजट बनाती है, गवर्नमेंट का बजट एक साल के लिए होता है। ठीक है। तो हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। ठीक है। एंड बजट रिसीट। आज की क्लास में हम तीन चीज कवर करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट, ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट बजट का, एंड नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड बजट रिसीट क्या होता है। ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन, व्हाट इज गवर्नमेंट बजट। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हर एक साल फैब के फर्स्ट वीक में फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रेजेंट करते हैं, एनुअल बजट प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। पार्लियामेंट में बजट प्रेजेंट करते हैं। अब देखिए होता क्या है। फैब वन इज वेल नोन डेट इन इंडिया। वेल नोन डेट इन इंडिया का मतलब, ये एक्चुअली फर्स्ट फैब लिखा हुआ है, बट होता यूं है कि फैब के फर्स्ट वीक में बजट प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है। तो ये जो फर्स्ट फैब है, जिसको बोला जा रहा है कि वेल नोन डेट इन इंडिया, यानी इस डेट को होता क्या है, इस डेट को फाइनेंस मिनिस्टर जो है, हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर जो होंगे, वो एनुअल बजट प्रेजेंट करते हैं। वो क्या करते हैं, एनुअल बजट प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। द बजट अनफोल्ड्स द बजट अनफोल्ड्स, यानी उस बजट में होता क्या है। तो उस बजट में पहली चीज होती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द पास्ट 1 ईयर। यानी पिछले एक साल का गवर्नमेंट का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी कि गवर्नमेंट ने कैसा परफॉर्म किया है इन द टर्म्स रिलेटेड टू फाइनेंस। ठीक है। एंड नेक्स्ट दूसरी चीज होती क्या है, फाइनेंशियल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोग्राम एंड पॉलिसीज, क्योंकि इन्हीं प्रोग्राम एंड पॉलिसीज के बेसिस पे क्या क्या निकलेगा, हमारा परफॉर्मेंस निकलेगा, यानी गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस निकलेगा। तो सेकंड पॉइंट में बोलता है कि द फाइनेंशियल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। यानी बजट में जो दूसरी चीज है वो ये है कि बजट में का जो सेकंड एस्पेक्ट है वो ये है कि उसमें फाइनेंशियल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज रहता है गवर्नमेंट का, जो आने वाले अगले साल में, जो आने वाले एक साल में के लिए बनाई जाती है। ठीक। तो बजट में सबसे पहला क्या चीज होता है, बजट क्या अनफोल्ड किया होता है, यानी बजट के अंदर सबसे पहली चीज क्या होती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ओवर पास्ट 1 ईयर। यानी जिस साल बजट प्रेजेंट हो रहा है उसके पीछे, यानी उसके पहले वाले साल का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का डेटा, एंड जिस दिन बजट प्रेजेंट हो रहा है उसके आने वाले अकाउंटिंग ईयर में या फाइनेंशियल ईयर का प्रोग्राम एंड पॉलिसीज उस बजट में
होता है, ठीक है। As regard financial performance of the government, it is more like a description of what happened during the past over 1 year. तो अगर मैं बोलूं कि डिस्क्रिप्शन दूं कि बजट में क्या अनफोल्ड हो रखा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि पिछले 1 साल में क्या हुआ, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या हुआ गवर्नमेंट का, वो क्या होता है, बेसिकली बजट में होता है, ठीक है। अब देखिए, द प्रोग्राम एंड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट आर नोन एज बजटरी पॉलिसी। गवर्नमेंट जो प्रोग्राम एंड पॉलिसीज बनाती है उसको क्या बोलते हैं, बजटरी पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है। किसका, ऑफ द गवर्नमेंट या फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट जो प्रोग्राम एंड पॉलिसीज बनाई उसको क्या बोले, बजटरी पॉलिसी या फिर फिजिकल पॉलिसी। किनका, तो गवर्नमेंट का। इट हैज टू एस्पेक्ट, और इस पॉलिसी का दो एस्पेक्ट होता है, पहला रेवेन्यू एस्पेक्ट और दूसरा एक्सपेंडिचर ऑफ एस्पेक्ट। पहली चीज है रेवेन्यू, रेवेन्यू एस्पेक्ट यानी इनकम, और दूसरा है एक्सपेंडिचर, यानी एक जगह से इनकम आया और एक जगह इनकम गया, यानी एक रेवेन्यू एस्पेक्ट है मेरा और दूसरा क्या है, एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट है। ऑन रेवेन्यू साइड द बजटरी पॉलिसी अनएविल्स अनवील्स या फिर रिवील्स एक्सपेक्टेड रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट। और जो आपका रेवेन्यू एस्पेक्ट होता है ना, रेवेन्यू एस्पेक्ट में बेसिकली कवर होता है, रेवेन्यू एस्पेक्ट में बेसिकली कवर हुआ कि गवर्नमेंट क्या रिसीव करेगी, गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्टेड है, यानी क्या रिसीव होगा। और रिसीव कैसे होगा, रिसीव हो जाए आपका टैक्स के थ्रू, आपका पेनल्टीज के थ्रू, और भी एग्जांपल्स है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट रिसीव करेगी इनकम, जो गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसीव करेगी, उसका रिसीट रेवेन्यू साइड में होगा। और उस रिसीट को कहाँ पे खर्च करना है, उस रिसीव किए हुए पैसे को कहाँ पे रिसीव करना है, उसको उसका भी डिटेल्स होता है। और वो कहाँ होता है, एक्सपेंडिचर साइड में। तो रेवेन्यू साइड में ये हुआ कि हमको कहाँ से, यानी गवर्नमेंट को कहाँ से इनकम आएगी, एंड एक्सपेंडिचर साइड में होता है कि वो कहाँ कहाँ पैसे को खर्च करेगी, ठीक है। इट इज बाय managing the budgetary revenue and budgetary expenditure, the government tries to increase GDP growth along with the stability of the economy. एक्चुअली गवर्नमेंट क्या कर रही है, बजटरी रेवेन्यू एंड बजटरी एक्सपेंडिचर को मैनेज कर रही है और ट्राई क्या कर रही है कि जीडीपी को कैसे बढ़ाया जाए, इकोनॉमी को स्टेबल करते हुए, ठीक है, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाते हुए। ओके, द गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। एक्सपेक्टेड रिसीट, तो बजट, गवर्नमेंट बजट क्या हुआ, इट इज ए स्टेटमेंट of expected receipt and expected expenditure of the government that reveals budgetary policy of the government to achieve the twin objective of growth and stability, ठीक है। तो डेफिनेशन, हम हमारा डेफिनेशन पार्ट क्या हुआ, ये अगर हमको एग्जाम में लिखना होगा कि व्हाट इज गवर्नमेंट बजट, तो हम क्या लिखेंगे, गवर्नमेंट बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट दैट रिवील्स बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू अचीव ट्विन ऑब्जेक्टिव। और वो दो ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला ग्रोथ और दूसरा क्या है, स्टेबिलिटी। यानी जीडीपी का, जीडीपी में ग्रोथ चाहिए, और ये जीडीपी में ग्रोथ कैसे होना चाहिए, जीडीपी में ग्रोथ तो चाहिए, और उस ग्रोथ के साथ साथ इकोनॉमी जो है वो स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा डेफिनेशन हुआ, ये क्या हुआ, डेफिनेशन, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा डेफिनेशन पार्ट, जो कि हम एग्जाम में आप कोट करके आएंगे कि गवर्नमेंट बजट इज स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द financial year to follow that reveals budgetary policy of the government to achieve twin objective। ध्यान से, कितने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, दो ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्रोथ, और दूसरा ऑब्जेक्टिव है स्टेबिलिटी, यानी ग्रोथ कैसे होना चाहिए, स्टेबिलिटी के साथ होना चाहिए, ओके।
तो यहाँ पे हमारा गवर्नमेंट बजट का डेफिनेशन खत्म होता है. नाउ वी आर मूविंग टू अनदर पार्ट एंड उस और हमारा दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव. आखिर इस गवर्नमेंट बजट को बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, यानी किस उद्देश्य से गवर्नमेंट जो होती है वो बजट बनाती है, फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो बजट बनाते हैं. सबसे पहली चीज हमने जो कि ऊपर पढ़ी, एक ऑब्जेक्टिव टू इन ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, जीडीपी ग्रोथ. पहला ऑब्जेक्टिव है जीडीपी ग्रोथ. द ग्रोथ इज द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसी. गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसी का जो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, जीडीपी ग्रोथ. इट इज अचीव इन टू वेज. और ये जो जीडीपी ग्रोथ है ये दो तरीके से अचीव किया जा सकता है. पहला, बाय मेकिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. क्या करना है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट करना है किस चीज पे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए. और ये इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होगा, रोड्स बनाएंगे, ब्रिजेस बनाएंगे, पुल बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, पार्क्स बनाएंगे. यहाँ से फिर रेवेन्यू जनरेट, ऑब्वियसली यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा जो कि ग्रो करे, जो कि हेल्प करेगा जीडीपी को ग्रोथ करने में. और बाय इंक्लूडिंग प्राइवेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थ्रू टैक्स रिबेट एंड सब्सिडी. और दूसरी चीज, दूसरा जो है तरीका जीडीपी की ग्रोथ में वो है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करेंगे. पहला क्या करना है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट करना है इंफ्रास्ट्रक्चर में, और दूसरा क्या करना है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करना है थ्रू टैक्स रिबेट एंड सब्सिडी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स रिबेट? टैक्स रिबेट का मतलब हुआ कि हम टैक्सेशन में छूट देंगे. टैक्सेशन में क्या देंगे हम, छूट. और अगर हम छूट देते हैं तो लोग ज्यादा से ज्यादा गुड्स परचेज करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है. एंड दूसरी है सब्सिडी. सब्सिडी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट क्या देती, ये टैक्स रिबेट है, ये बेसिकली किसमें छूट है, टैक्स में. एंड सब्सिडी क्या होता है, जैसे कि आपने सुना होगा कि किस गवर्नमेंट ने किसान को छूट दिया, 30% छूट दिया, 40% छूट दिया, 30% कर्ज माफ कर दिया, 40% कर्ज माफ कर दिया. दैट मीन्स उनको सब्सिडी मिल गया गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर आपने 100 रुपए बैंक से लिए हैं तो आपको उसमें 40 रुपए का क्या मिल रहा है, छूट मिल रहा है. आपको 60 रुपए देने हैं, 40 रुपए आपका, आपको क्या मिला, सब्सिडी. ठीक है. तो जीडीपी ग्रोथ सेंट्रल ऑब्जेक्टिव रहता है गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसी का, और ये दो तरीके से अचीव किया जा सकता है. पहला है पब्लिक इन्वेस्टमेंट करना इंफ्रास्ट्रक्चर में, और दूसरा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करेंगे थ्रू टैक्स रिबेट एंड सब्सिडी. नेक्स्ट है बैलेंस रीजनल ग्रोथ. द बजटरी पॉलिसी प्लेसेस प्रायोरिटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स इन द कंट्री. दिस इज अचीव थ्रू लिबरल टैक्स लॉ फॉर द बैकवर्ड रीजन, establishment of SEZ यानी special economic zone in the backward region through liberal tax laws may be cited as an example. बैलेंस रीजनल ग्रोथ का मतलब कि अगर मान लीजिए कि कोई सिटी डेवलप कर चुका है, वो पहले से क्या है, ग्रो किया हुआ है, एंड कोई एक गांव का एरिया है जहां पे कोई ग्रोथ नहीं है, जहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो बजटरी पॉलिसी में गवर्नमेंट का एक गवर्नमेंट की ये पॉलिसी भी होती है कि जो हमारे कंट्री का बैकवर्ड रीजन है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है सही से, जहाँ पे रोड नहीं है, जहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, वैसे वैसे एरियाज को स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सॉरी, वैसे वैसे एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर देती है, ताकि लोग वहां पे जाएं, इन्वेस्ट करें, और उनको, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स को वहां पे मिलेगा टैक्स छूट, टैक्स में रिबेट मिलेगा, लिबरल टैक्स रेट में लॉ मिलेगा, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, वो वहां पे जाके मैन्युफैक्चर करना पसंद करेंगे, और इसी बहाने उस एरिया का डेवलपमेंट भी हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस. एलोकेशन का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं उसको हम कैसे एलोकेट करेंगे, हम यानी उसको गवर्नमेंट कैसे एलोकेट करे. इन द मार्केट इकोनॉमिक्स गुड कमांडिंग हायर प्राइस अट्रैक्ट हायर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस. दैट मीन्स जिस वस्तु का प्राइस ज्यादा होगा वो क्या अट्रैक्ट करेगा, हायर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस. दिस प्रोसेस ऑफ रिसोर्सेस एलोकेशन इज
रिसोर्सेस एलोकेशन अलाउ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। इस प्रॉफिट इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस रिसोर्स एलोकेशन प्रोसेस क्या बोलते हैं? अलाउ क्या करता है ये? जो रिसोर्स एलोकेशन प्रोसेस है ये अलाउ करता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, बट इट फेल्स टू अचीव मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। भैया प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज हो जा रहा है हायर प्राइस वसूल करके, हायर प्राइस पे गुड्स बेच के, बट अचीव क्या नहीं हो पा रहा है? सोशल वेलफेयर। लोग अभी भी क्या रह जा रहे, पिछड़े रह जा रहे। ठीक है। सोशल वेलफेयर इज लॉस्ट इन द मार्केट इकोनॉमिक बिकॉज, और सोशल वेलफेयर मार्केट इकोनॉमिक से छूट क्यों जा रहा है, लॉस्ट क्यों जा रहा है? ड्यू टू मार्केट इकोनॉमी फेल टू प्रोड्यूस सच गुड्स विच आर एसेंशियल फॉर कलेक्टिव नीड ऑफ सोसाइटी। यानी मार्केट इकोनॉमिक्स फेल कर जा रहा है वैसा गुड्स प्रोड्यूस करने में जो कि हमारे सोसाइटी के कलेक्टिव नीड को फुलफिल कर सके। जैसे कि पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट एक एग्जांपल है। हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उसी सोसाइटी में प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसी सोसाइटी में मान लीजिए कि मेरे फैक्ट्री के आसपास में कोई गांव है छोटा सा, या फिर कोई लोग रहते हैं, तो हमारा दायित्व क्या बनता है एज ए मैन्युफैक्चरर कि मेरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जो भी धुआं या फिर जो भी एक्सट्रैक्ट निकल रहा है, हम क्या चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा हो या कम से कम हो, कम से कम हो। तो उसको कम से कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मेरे को अपना हमारे यहाँ से जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है, जो पोल्यूशन निकल रहा है, उसको कम करना पड़ेगा। उसको कम करने के लिए क्या करेंगे? हम अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेंगे। हम ट्राई करेंगे कि ज्यादा से हम ट्राई करेंगे कि कम से कम हमारा क्या हो, पॉल्यूशन निकले, जिससे कि सोसाइटी का वेलफेयर क्या रहे, बना रहे। ठीक है। नेक्स्ट, market economy fails to account for the negative extra native of the production. Negative extra native refers to environmental degradation on the accounts of production activity. For example, in market economy, reduced resources are allocated to construction of high-rise apartment, even when it leads to the loss of forest covers. अब देखिए हुआ क्या, मार्केट इकोनॉमी एक और चीज में कहाँ पर फेल कर रहा है? अकाउंट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ निगेटिव एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज का मतलब, जैसे कि एक चीज बताइए, आपको पता है कि डिफोरेस्टेशन एकदम धड़ल्ले से हो रहा है। जहाँ जिधर भी नजर घुमा लो उधर बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखाई देता है, पेड़ पौधे बहुत कम दिखाई देते हैं। रीजन, पेड़ काटो बिल्डिंग बनाओ, क्योंकि वहां से ज्यादा प्रॉफिट आएगा। हाँ ऑब्वियस बात है, हम अपार्टमेंट पेड़ बेचेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट आएगा, या अपार्टमेंट बेचेंगे उस जंगल को, वहां के बगीचे को हटा के या वहां के जंगल को हटा के, तो वो प्रॉफिट आएगा वहां से ज्यादा। क्या आएगा? ऑब्वियसली अपार्टमेंट बना के बेचेंगे तो ज्यादा आएगा। तो लोग क्या कर रहे हैं, पैसे के चक्कर में डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, जो कि क्या है, हमारे सोसाइटी के वेलफेयर को क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं खत्म कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, redistribution of income and wealth. The distribution of income, the distribution of income and wealth is highly unequal in the country like India. Economic divided is a huge or almering. The budgetary policy helps to solve the problem of economic divide. Taxation and subsidy are the key policy instrumented by the government in this context. अब देखिए होता है क्या, हमारे इंडिया में जो है इनकम एंड वेल्थ जो है वो लोगों के बीच में अनइक्वली बटा है। ठीक है। क्या सारे लोगों का इनकम क्या सारे लोगों का इनकम इक्वल है क्या? नहीं। कोई महीने का 5,000 कमा रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 5 लाख कमा रहा है। तो इनकम तो सबका इक्वल नहीं हुआ। तो अब इसको इक्वल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, टैक्सेशन एंड सब्सिडीज, टैक्स एंड सब्सिडीज पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट लाई, जिससे होता क्या है कि जिनका इनकम ज्यादा है उनके ऊपर टैक्स ज्यादा लगेगा, जिनका इनकम कम है उनको टैक्स नहीं लगेगा या बहुत कम लगेगा। यानी टैक्स के स्लैब को जो क्रॉस करेंगे उनके ऊपर टैक्स लगेगा, और टैक्स स्लैब के नीचे जो रहेंगे उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट,
Employment opportunity. Budgetary policy is also focused on the generation of employment opportunity, investment in public enterprise, and the provision of administrative services to generate employment. Programs like Manrega are launched to offer the employment to poorer section of the society. Employment to the poor goes a long way in reducing inequality of income. अब जैसे कि गवर्नमेंट बजट में ये भी का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि एम्प्लॉयमेंट दे लोगों को, स्पेशली पॉपुलेशन के उस वीकर सेक्शन को जो कि बहुत ज़्यादा लिटरेट नहीं है। तो उनके लिए क्या पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स लाया गया है, जैसे कि मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब इनके तहत तो उनको डेली मिनिमम वेजेस पे काम मिल जाता है और अपना काम बखूबी निभाते हैं और उस काम को करने के लिए उनको पैसे भी मिलते हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. Economic stability is important focus area of the budgetary policy. By pursuing an appropriate fiscal policy, the government tries to correct the situation of inflationary and deflationary gap in the economy. Inflationary gap is corrected by reducing government expenditure and increasing revenue. यानी अगर इन्फ्लेशन का सिचुएशन आता है यानी इन्फ्लेशनरी गैप आता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंडिचर को घटा देती है। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को घटा देती है और बढ़ाती किसको है, रेवेन्यू को बढ़ा देती है। गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर घटाएगी, रेवेन्यू बढ़ा देगी। और यह डिफ्लेशनरी गैप को करेक्ट करना हो तो इसका जस्ट अपोजिट यानी वाइस वर्सा। अगर डिफ्लेशनरी गैप हो तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी, डिफ्लेशनरी गैप है तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी, रेवेन्यू घटा देगी। ठीक है, तो हमारा कितना ऑब्जेक्टिव हुआ, टोटल 6 ऑब्जेक्टिव हुआ। पहला ऑब्जेक्टिव है जीडीपी ग्रोथ, दूसरा है बैलेंस रीजनल ग्रोथ, तीसरा है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, चौथा है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, पांचवा है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड छठा है इकोनॉमिक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, ओके। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा अगला टॉपिक है गवर्नमेंट बजट में पढ़ना, स्ट्रक्चर ऑफ बजट या कंपोनेंट ऑफ बजट, यानी बजट का स्ट्रक्चर क्या है या फिर बजट का कंपोनेंट क्या है। तो हमारा बजट का दो ब्रॉड कंपोनेंट है, पहला है बजट रसीद और दूसरा है बजट एक्सपेंडिचर। अब देखिए एक एक करके हम लोग बजट रसीद एंड बजट एक्सपेंडिचर डील करेंगे। सबसे पहली चीज बजट रसीद। बजट रसीद होता है क्या है, तो बजट रिसीट होता है एस्टिमेटेड मनी रिसीट ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेस ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर। गवर्नमेंट के जितने भी सोर्सेस है जहां से पैसे आने के चांसेस है वो क्या होता है, बजट रिसीट। गवर्नमेंट के जितने भी सोर्सेस हैं जहां से उनको पैसे आने के चांसेस है उस सोर्स को क्या बोलते हैं, बजट रिसीट। और ये सारे पैसे कितने साल के अंदर आने चाहिए, फिजिकल ईयर में। फिजिकल ईयर यानी एक साल में या एक फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, तो बजट रिसीट भी ब्रॉडली दो क्लास में बढ़ गया, पहला रेवेन्यू रिसीट, दूसरा कैपिटल रिसीट। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि रेवेन्यू रिसीट क्या होता है। ऑल सच मनी रिसीप्ट ऑफ गवर्नमेंट आर कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट विच शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। गवर्नमेंट का वो सारा पैसा रेवेन्यू रिसीट कहलाएगा जो कि दो कैरेक्टरिस्टिक्स शो करने चाहिए, यानी जो रिसीट होगा उस रिसीट के अंदर दो तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा तभी जाके वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू रिसीट। पहला, द रिसीट डू नॉट क्रिएट एनी कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी, यानी गवर्नमेंट ने जो रिसीव किया उसके बदले गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होनी चाहिए। दूसरा, द रिसीट डू नॉट काउज एनी रिडक्शन इन एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। आपका आपने जो इनकम रिसीव किया उसकी वजह से कोई कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने क्या रिसीव किया, टैक्स रिसीव किया, तो अगर गवर्नमेंट रिसीव करती है टैक्स, तो टैक्स रिसीव जैसे कि तो क्या उसके बदले में गवर्नमेंट को कोई गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी अराइज होती है क्या, क्या टैक्स का रिसीव किया हुआ पैसा गवर्नमेंट को वापस लौटाना होता है क्या, जिससे टैक्स रिसीव की। से फॉर एग्जांपल मान लो मैंने गवर्नमेंट को टैक्स दिया, तो क्या मैं बाद में गवर्नमेंट से बोलूंगा कि मैंने टैक्स दिया था आप अब वो वापस करो, नहीं। तो टैक्स क्या है, रेवेन्यू रिसीट है, यानी जिसके रिसीव करने के बदले में कोई लाइबिलिटी
क्रिएट नहीं हुई। और दूसरा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये होना चाहिए कि इस रिसीट के बदले में, ये जो रिसीट है इसकी वजह से एसेट में कोई रिडक्शन नहीं होना चाहिए। ये जो रिसीट है इसकी वजह से गवर्नमेंट के एसेट में कोई भी रिडक्शन नहीं होना चाहिए। इस रिसीट की वजह से कोई भी रिडक्शन गवर्नमेंट के एसेट में नहीं होना चाहिए, और इस रिसीट की वजह से कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी क्रिएट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे tax receipt do not lead to any reduction in the asset of the government. In contrast, if government receive money by selling its share of some company, it causes a reduction in asset of the government. These are therefore not be treated as revenue receipt. मान लो कि गवर्नमेंट ने अपना किसी पीएसयू सेक्टर का शेयर बेच दिया, तो शेयर बेच दिया तो गवर्नमेंट का एसेट रिड्यूस हो गया ना, तो ये रेवेन्यू रिसीट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसीट होने के लिए दो कैरेक्टरिस्टिक्स होना बहुत जरूरी है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी, और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि गवर्नमेंट के एसेट में कोई भी रिडक्शन नहीं होगा। रेवेन्यू रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट में दस बी डिफाइंड एज दोज मनी रिसीट। तो रेवेन्यू रिसीट को हम क्या बोल का डेफिनेशन क्या होगा? दोज मनी रिसीट विच डू नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट एज वेल एज विच डू नॉट लीड टू रिडक्शन इन एसेट। यानी वैसा रिसीट जिसकी वजह से गवर्नमेंट की लायबिलिटी भी क्रिएट नहीं हुई, साथ ही साथ गवर्नमेंट के एसेट में कोई रिडक्शन भी नहीं हुआ, तो वैसे रिसीट को कौन सा रिसीट बोलेंगे? वैसे रिसीट को बोलेंगे हम रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, अब देखो, रेवेन्यू रिसीट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज टैक्स रिसीट एंड नॉन टैक्स रिसीट। ठीक है, तो ये जो रेवेन्यू रिसीट है ये बेसिकली दो क्लास में डिवाइड हुआ। पहला टैक्स रिसीट्स एंड दूसरा नॉन टैक्स रिसीट्स। अब देखिए टैक्स रिसीट क्या होता है? टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट। टैक्स क्या होता है? इट्स अ कंपलसरी, यानी अगर आपका इनकम उस रेट से ज्यादा है, उस स्पेसिफाइड स्लैब से ज्यादा है, उस स्पेसिफाइड कैटेगरी से ज्यादा है, तो आपको टैक्स कंपलसरली देना होगा, अगर ये डायरेक्ट टैक्स है तो। बट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, आपको टैक्स देना ही देना है। इनडायरेक्ट टैक्स आप दोगे बट आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो इनडायरेक्ट इन नेचर होता है, क्योंकि वो आप डायरेक्टली पे नहीं करते हो। वो आप टैक्स शॉपकीपर को देते हो, दुकान वाले को देते हो, और दुकान वाला आपके बिहाफ में वो टैक्स भरता है। तो टैक्स क्या होता है? इट्स अ कंपलसरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट। और ये टैक्स किसको जाता है, और ये जो पेमेंट है वो किसको जा रहा है? ये जो पेमेंट है वो किसको जा रहा है? ये पेमेंट जा रहा है गवर्नमेंट को बाई हाउस होल्ड, फर्म्स और अदर इंस्टीट्यूशनल यूनिट। ठीक है, तो टैक्स कौन दे रहा है? हाउस होल्ड दे रहा है, फर्म दे रहा है, या और बाकी सारे इंस्टीट्यूशनल यूनिट दे रहे हैं। द टैक्स पेयर कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी सर्विस और बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन रिटर्न। और टैक्स पेयर जो होते हैं कोई भी सर्विस या बेनिफिट एक्सपेक्ट नहीं करते हैं गवर्नमेंट से बदले में, यानी उनके टैक्स के पेमेंट के बदले में। ठीक है, अब देखिए टैक्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज अंडर, यानी टैक्स को ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है प्रोग्रेसिव टैक्स एंड रिग्रेसिव टैक्स, वैल्यू एडेड, स्पेसिफिक टैक्स, या फिर डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स। अब एक एक करके पढ़ते हैं होता क्या। पहला चीज, प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव का मतलब a tax is said to be progressive when a rate of tax increase with increase in income। प्रोग्रेसिव टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो कि इनकम के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। ठीक है, द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन इनकम, यानी इनकम बढ़ेगा तो रेट ऑफ टैक्स भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे टैक्स को क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक, नेक्स्ट, रिग्रेसिव टैक्स is said to be regressive when it causes a greater real burden, which causes a greater real burden। यानी वैसा टैक्स जो बर्डन किस पे डाल रहा है? रियल बर्डन और पुअर देन रिच। ये रिग्रेसिव टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो बेसिकली बर्डन किन पे डालता है? गरीब लोगों पे, ना कि उनका। रिग्रेसिव टैक्स का बर्डन किन के ऊपर दिखता है? अमीर लोगों के ऊपर। जैसे इफ अ पर्सन विथ 1 लाख रुपीज
एज इज मंथली इनकम पे 10% टैक्स, ठीक है। ये स्टिल बैलेंस 90,000 पर मंथ। यानी अगर कोई बंदा है जो 1 लाख रुपए कमा रहा है महीने का, अगर वो उसमें से 10% टैक्स भी दे दे तो उनके पास इनकम अभी भी सफिशियंट है, 90,000 रुपए का इनकम है। बट कोई बंदा है जो 5,000 रुपए कमा रहा है, मंथली इनकम कमा रहा है, और वो अपने 5,000 में से अगर 10% यानी 500 रुपया क्या कर देता है एज अ टैक्स दे देता है, ही माइट मीन अ कट हिज एसेंशियल कंजम्पशन। तो उस 500 रुपए को देने के लिए, अपने इनकम का वो 10% देने के लिए, कहीं ना कहीं वो अपने एसेंशियल चीजों के कंजम्पशन में कट करेगा, कहीं ना कहीं वो अपने नेसेसिटीज में कट करेगा, तभी जाके वो 10% दे पाएगा ना। तो रिग्रेसिव टैक्स का जो बर्डन होता है बेसिकली किन के ऊपर होता है? गरीब लोगों के ऊपर होता है, ना कि किन पे होता है? अमीर लोगों के ऊपर होता है। तो हमारा दो टैक्स तो क्लियर हो गए। प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है जो कि इनकम बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है, और रिग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है जो कि ग्रेटर रियल बर्डन कॉज करता है किन के ऊपर? पुअर के ऊपर एज कंपेयर टू रिच। नेक्स्ट, वैल्यू एडेड टैक्स और वैट। वैल्यू एडेड टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है, यानी ये वो टैक्स होता है जो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं पे करते, आप दुकान वाले को देते हो, और दुकान वाला आपके बिहाफ में क्या करता है? दुकान वाला आपसे कलेक्ट करता है, और आपसे कलेक्ट करके वो क्या करता है? गवर्नमेंट को पे करता है। तो वैल्यू एडेड टैक्स इज अ इनडायरेक्ट टैक्स विच इम्पोज वैल्यू एडेड एट अ वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। यानी प्रोडक्शन का स्टेज मान लीजिए कि 3 स्टेज में प्रोडक्शन हो रहा है, तो वैल्यू एडिशन 3 जगह हुआ। तो उस 3 जगह वैल्यू एडिशन होने की वजह से, यानी अगर प्रोडक्शन में, यानी अगर किसी गुड्स में क्या होता जा रहा है? वैल्यू एडिशन होता जा रहा है, तो उस वैल्यू एडिशन की वजह से आपके गुड्स का प्राइस क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, ठीक है। वैल्यू एडिशन रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू एडिशन क्या होता है? ये डिफरेंस होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी आउटपुट क्या गया और इनपुट क्या डाले थे, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? वैल्यू एडिशन, ठीक है। इट इम्पोज एज ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। और ये जो वैल्यू एडिशन होता है ना, प्रोडक्शन के हर एक स्टेज पे क्या होता है? इम्पोज किया होता है। जीएसटी इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। और जीएसटी क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स का इंपॉर्टेंट फॉर्म है। ये बस बेसिकली आप याद रखो कि जीएसटी क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्म है वैल्यू एडेड टैक्स का। और भैया जब जीएसटी है तो एक चीज और जान लो कि ये जो जीएसटी है, यानी ये जो जीएसटी सर है, ये आए कब? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इंडिया में एप्लीकेबल हो गया था, ठीक है। और जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक। नेक्स्ट, तो वैल्यू एडेड टैक्स क्या हुआ कि वेरियस प्रोडक्शन के वेरियस स्टेज पे जो वैल्यू ऐड होता है किसी गुड्स में, वही क्या होता है? वैल्यू एडेड। उसके वजह से जो टैक्स ऐड होता है उसको क्या बोलते हैं? वैल्यू एडेड टैक्स। नेक्स्ट, स्पेसिफिक टैक्स। व्हेन a tax is when a tax is levied on a commodity on the basis of its unit size weight is called a specific tax। ऐसा टैक्स जो कमोडिटी के ऊपर लेविड तो हो रहा है, बट किसकी वजह से हो रहा है? बेस क्या बेसिस है लेविड होने का? तो बेसिस क्या है? उसके यूनिट के बेसिस पे, उसके साइज के बेसिस पे, या उसके वेट के बेसिस पे, ठीक है। जो टैक्स लेविड हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक टैक्स, ठीक। हमारा थर्ड कैटेगरी था टैक्स का, टैक्स रिसीट का, डायरेक्ट टैक्स। अब देखिए डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया है। डायरेक्ट टैक्स इज वन द फाइनल बर्डन of which is borne by the person on whom it is imposed। यानी जिसने कमाया उसने पे किया, ये क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। यानी मान लो कि मैं साल में 5 लाख रुपए कमाता हूँ, और 5 लाख में से मैंने कुछ, मान लो कि 5 लाख में से मैंने 10% से, फॉर एग्जाम्पल 10% क्या किया? गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, और ये टैक्स मैंने खुद दिया, खुद से दिया, तो ये क्या हुआ? डायरेक्ट टैक्स। लाइक इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि एसएससी खुद पे करता है ये टैक्स, ठीक है। यानी इस टैक्स का जो बर्डन है, वो उस बर्डन को
कौन लेता है? एसएससी खुद लेता है, यानी जिसने पैसे कमाए वो खुद ही इस बर्डन को उठाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट टैक्स। Indirect tax is one, the final burden of which can be shifted to other person. Indirect tax वैसा टैक्स होता है जहां पे जो टैक्स का फाइनल बर्डन होता है वो क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है किसी और पर्सन के ऊपर। जैसे जीएसटी। जीएसटी आप पे तो करते हो, ठीक है, बट क्या डायरेक्टली आप खुद से पे करते हो? नहीं। आप क्या करते हो, आपसे क्या करता है जीएसटी, दुकान वाला शॉपकीपर आपसे जीएसटी कलेक्ट करता है और वो पे करता है किसको? गवर्नमेंट को। ठीक है। यानी वो जो दुकान वाला है, टैक्स उससे कहाँ पे शिफ्ट हो गया, यानी फाइनल कंज्यूमर पे। अल्टीमेटली उसने आपसे टैक्स रिसीव किया, उसने आपसे टैक्स कलेक्ट किया और वो फिर गवर्नमेंट को क्या करेगा? टैक्स पे करेगा। क्लियर है? तो इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट होता है, बट डायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट नहीं होता। क्लियर है? तो आज के लिए हम लोग अपना वीडियो यहीं तक रखेंगे। बाकी आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि आपको करना क्या है, ये जो डिफरेंस है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का, ये आपको डिफरेंस करके आना है। एक्चुअली चलिए मैं ही करा देता हूँ। द टैक्स विच इज फाइनली पेड बाय द पर्सन टू whom इट इज लीगली इम्पोज्ड। यानी डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? वो बंदा पे करता है जिसके ऊपर ये टैक्स इम्पोज होता है, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स का नेचर क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स में होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स का नेचर ये होता है कि ये वो बंदा पे करता है जो शिफ्ट, यहाँ पे बर्डन क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है। यानी ये फाइनल कंज्यूमर पे करता है, ना कि उनके पहले वाले। यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स में टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो जाता है। डायरेक्ट टैक्स जनरली प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, यानी इनकम बढ़ेगा टैक्स बढ़ेगा। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है क्योंकि इनकम बढ़ेगा, टैक्स का रेट भी बढ़ेगा, टैक्स भी बढ़ेगा। बट इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव इन नेचर होता है, यानी ये गरीब हो या अमीर सबके ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होगा। ठीक है, जैसे जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।